एनिमल्स में दो ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है, केवल कुछ लोअर एनिमल्स को छोड़ के, लाइक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, इनको छोड़ के बाकी के एनिमल्स में कुल दो ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एनिमल किंगडम में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स में, उसको एनिमल किंगडम में हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन देयर गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू मेंटेन प्रोजेनी, टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या जीन जो हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल तरीके की बात अगर हम करें तो वायरसेस जो हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि वायरस दुनिया में जिंदा रह सकें, वो मल्टीप्लाई करें और उनकी प्रोजेनी जिंदा रहे। वो एक एनिमल में गए, वहाँ से रिप्रोड्यूस करके आगे गए, इस तरह से ऑनवर्ड उनकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। एंड द सेम थिंग हैपन्स विद ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स, प्रोटोजोआ से लेके मैन तक, हर एनिमल रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंटिन्यूड रहे अगली जनरेशन के लिए। अगर मान लीजिए कि शेर में रिप्रोडक्शन बंद हो जाए या जितने दुनिया के शेर हैं सारे के सारे मार दिए जाए, तो उसकी अगली पीढ़ी में कोई शेर नहीं बचेगा। फिर तो खाली शेर का फोटोग्राफ बचेगा, शेर तो देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी एनिमल ये चाहता है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम की डिमांड होती है वो ये कि उसके प्रोटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी चलती रहे, या उसका जीन या उसकी स्पीशीज या उसका जीनस या वो टाइप ऑफ स्पेसिमेन जो वो है वो कंटिन्यूड रहे। तो चाहे दुनिया का कोई एनिमल हो, फिशेज हों, एम्फीबियंस हों, रेप्टाइल्स हों, बर्ड्स हों, मैमल्स हों, हर एनिमल रिप्रोड्यूस करता है। और हर एनिमल की कोशिश क्या होती है कि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करे। गौरैया अगर रिप्रोड्यूस करना बंद करे, गौरैया के बच्चे नहीं होंगे तो गौरैया खत्म हो जाएगी दुनिया से। अगर चील रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा, चील की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैन रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा तो मैन की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, जीन्स की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, वो स्पीशीज जो है वो चलती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता तब तो बहुत आसानी थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक कोई बॉडी का पार्ट काटा, उसको रख दिया, उससे जर्मिनेट करके, जैसे अमीबा में होता है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स में हो जाता है, स्पॉन्जेस में हो जाता है कि आप उनके टुकड़े काट दीजिए, वो हर टुकड़ा उसका जर्मिनेट करके एक नया एनिमल बना लेता है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द हायर एनिमल्स, स्पेशली इन द केस ऑफ द मैन। यहाँ पर कुछ एनिमल्स में जिनमें कि कटे हुए ऑर्गन दोबारा बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है और उसके बाद दोबारा बन जाती है। और स्टारफिशेस जो होते हैं, स्टारफिशेस का अगर आग काट दिए जाएं या कट जाएं एक्सीडेंटली तो दोबारा रीजनरेट कर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉट रिप्रोडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, और इट इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी में क्या होता है, जैसे छिपकली के पीछे कोई जब अटैक कर रहा होता है, कोई एनिमल उसके पीछे दौड़ के आ रहा होता है, तो उसको लगता है कि हम अपने को बचाएं कैसे। छिपकली को खतरा हो जाता है कि हमको खा लेगा वो एनिमल, तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ को ऑटोमेटिकली, उसमें एक डिवाइस होती है कि जिसमें शट ऑफ कर देती है, पूंछ उसकी टूट के गिर जाती है और वो अलग कहीं गिर के तड़पने लग जाती है जमीन पर। तो जो एनिमी उसके पीछे आ रहा होता है उसका डाइवर्जन हो जाता है टुवर्ड द टेल, तो वो टेल अट्रैक्ट हो जाता है और वो मेन एनिमल को जो लिजर्ड है उसको भागने का मौका मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। और जब ऑटोटॉमी होती है तो दोबारा वो टेल दोबारा बनती है, उसे कहते हैं रीजनरेशन। So whenever any animal is capable of forming the damaged part of the body, it is called as regeneration. When any part of the body can be removed from the body voluntarily, हम सोच करके उस बॉडी के पार्ट को डिलीट कर दें, निकाल दें, that is called as autotomy. तो autotomy is a voluntary process of the animals. When animal, it is a process of the defense, when animal sheds off some of the part of the body and that part later on regenerated. But all these features are not possible in the case of the man. Man में ना तो ऑटोटोमी हो सकती है, ना रीजनरेशन हो सकता है, ना इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ना इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इनमें की रिप्रोडक्शन का केवल एक मेथड पॉसिबल है एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होता क्या है कि देयर आर द गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और गैमीट्स इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है कि वो गैमीट्स में मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे अलग अलग,
क्योंकि हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि व्हेन बोथ ऑफ द सेक्सेस, देयर आर टू सेक्सेस, एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, देन इट इज कॉल्ड एज, कंडीशन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, मोनोशियस या डायशियस। अगर if there are two individuals, male and female animals are separate, then this condition will be called as dioecious or monoecious। क्या कहेंगे इसको? हाँ, dioecious कहेंगे, dioecious। And unisexual animal is called as dioecious और bisexual animal is called as monoecious। monoecious animal कौन कौन से हैं? जैसे कि facial, we can take the case of the earthworms। और higher animals जितने भी हैं, that is most of the chordates, they all are unisexual, that means they are dioecious। सारे के सारे हायर एनिमल डायशियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। उनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। जब मेल फीमेल सेपरेट होते हैं तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर द टेस्टिस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर द ओवरीज व्हिच आर कॉल्ड एज द कैपेबल ऑफ द फॉर्मिंग ओवा। तो ओवा और स्पर्म फॉर्म करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनका जिक्र ऑलरेडी पहले आ चुका है। वो कौन से सेल्स थे? मियोसाइट्स थे। मियोसाइट्स आर द सेल्स वेयर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस आल्सो टेक्स प्लेस। यहाँ मियोसिस होता है। तो ह्यूमन बॉडी इज एन डिप्लॉयड बॉडी। पूरी बॉडी हमारी 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बियर करती है। तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बॉडी के सारे ऑर्गन्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2x होता है। एक्स क्रोमोसोम केवल एक जगह पर होता है जब मियोसाइट सेल्स में, स्पर्म मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होता है। उस रिडक्शन डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्म मदर सेल्स, या जो जिन सेल्स से आगे चल के स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, जिनसे स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है, उन सेल्स में ही केवल क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है। बाकी सब जगह डिप्लॉइड होता है। यहाँ टेस्टिस का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर में जो बाहर के कवरिंग के सेल्स होंगे वो भी सब 2x होंगे। उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस जिन जगहों पर होती है, जिन्हें से कहते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल्स हैं जिनके अंदर एक लाइनिंग होती है सेल्स की, जिन्हें स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं, वहाँ पर जिन्हें मियोसाइट सेल्स कहा गया, उन्हीं सेल्स में केवल रिडक्शन डिवीजन होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होंगे हैप्लॉइड सेल्स। सेम थिंग हैपेंस विद द ओवरी। ओवरी में भी, पूरी ओवरी में जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, ओवरी इज एन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, और वहाँ पर ओवरी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पूरी ओवरी तो वैसे ही नॉर्मल, जैसे डिप्लॉइड हम लोग बात करें डिप्लॉइड ही होती है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब उसके अंदर oocyte मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, जो oocyte मदर सेल, तब उसके बाद जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। बाकी जितने भी सेल्स बॉडी में सब डिप्लॉइड है। पहली बात। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, ये स्ट्रक्चर्स फ्यूज करेंगे और उससे जाइगोट बनेगा, फिर नया एम्ब्रियो बनेगा। जब फ्यूजन होगा तो ये डिप्लॉइड कंडीशन आएगी। डिप्लॉइड के बाद फिर वो डिप्लॉइड सेल नॉर्मल इंडिविजुअल तरीके से ग्रो करेगी। अब आती बात, मेल और फीमेल में दो तरीके का डेवलपमेंट होता है। एक डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। पैदा होने के बाद कोई बच्चा या तो मेल लगता है या फीमेल लगता है। ये मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। ये प्राइमरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है जो कि जेनेटिक लेवल के डिफरेंशिएशंस होते हैं और जिनकी वजह से मेल मेल लाइक और फीमेल फीमेल लाइक दिखाई पड़ता है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और फीमेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। बाद में प्यूबर्टी फेज में, इन द केस ऑफ द मेल राउंड अबाउट द एज ऑफ द 14, in the case of 12 to 14, in the case of the female it may be between the age of the 9 to 11। इस बीच में क्या होता है, बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं विच आर बिकॉज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, विच आर बिकॉज ऑफ द ओवरी एंड टेस्टिस। उनकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में होते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन फर्दर होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से डिफरेंशिएशन मेल और फीमेल में हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर पहले इनएक्टिव बिफोर प्यूबर्टी, जिस समय सेक्सुअल मैच्योरिटी की स्टेज नहीं आती उसके पहले ये इनएक्टिव फेज में रहते हैं, और आफ्टर प्यूबर्टी दे बिकम इन द एक्टिव स्टेज, दे बिकम फंक्शनल। तो ओवरी हो या टेस्टिस हो, दे आर नॉन फंक्शनल बिफोर प्यूबर्टी,
they are not capable of forming sperms and ovum, and after puberty they are capable of forming ovum and sperm. Now, जैसा ऑलरेडी अभी हम लोगों ने बात की कि there is sexual dimorphism, there is sexual differentiation, and male and female are two different individuals which are sexually demarcated. Now, the first of all about the male reproductive structure. तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो ओवरी चाहे हो या टेस्टिस हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय इन दोनों स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है एब्डोमिनल रीजन में होती है। बाद में ओवरी तो वही रहती है और टेस्टिस जो हैं ये वहाँ से निकल करके डिसेंड करके जो एब्डोमेन और स्कोटल सैक के बीच में एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द इंग्वेनल कैनाल। उस इंग्वेनल कैनाल के थ्रू हो करके वो टेस्टिस स्कोटल सैक में आ जाती है। स्कोटल सैक में टेस्टिस इसलिए आती हैं बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस इज ओनली पॉसिबल एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। स्पर्मेटोजेनेसिस के टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से लगभग 4 से 5 डिग्री कम होना चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेस्टिस ओवरी का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। दैट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, स्पर्म्स जो टेस्टिस हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे या स्पर्म्स जो बनेंगे दे विल बी नॉन फंक्शनल और नॉन मोटाइल। दैट्स व्हाई नेचर ने क्या किया कि टेस्टिस को एक बॉडी के बाहर सैक बना करके, जिसे स्कोटल सैक कहते हैं, उसमें टेस्टिस को रख दिया। और वो टेस्टिस सैक में जब टेस्टिस रहते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर, चूंकि वहाँ की स्किन बाकी जगह से पतली होती है, इसलिए क्या होता है जहाँ बाकी जगह मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, फैट बॉडीज हैं, उसके से बॉडी का अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वह स्कोटल सैक में चूंकि केवल बाहर स्किन का फ्लैप होता है, इस वजह से उस जगह का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर एक्टिविटी ऑफ द टेस्टिस, फॉर फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस, रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए क्या होता है सारे मैमल्स में जिनका बॉडी टेम्परेचर, लोअर एनिमल्स की बात अलग हो जाती है, उनके बॉडी में ही टेस्टिस रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर ही कम होता है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी बिफोर बर्ड्स अगर हम बात करें, बर्ड और मैमल को छोड़ दें, तो बर्ड और मैमल के अलावा जितने एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हों, फिशेज हों, एम्फीबियंस हों, इनमें स्कोटल सैक नहीं होता, इनमें टेस्टिस बाहर सैक में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, तो कोल्ड ब्लडेड होने में उनकी बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है, तो वहाँ इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर हायर एनिमल्स में, एज इन द केस ऑफ द मैन, वेयर द टेम्परेचर इज रिलेटिवली हाई, इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस रिलेटिवली लोअर। उस केस में क्या होता है कि मैमल्स के केस में टेस्टिस को स्कोटल सैक में कर दिया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम रहे। पर स्कोटल सैक के बाहर क्या होता है, टेस्टिस के बाहर केवल स्किन की लेयर होती है, केवल स्किन की परत होती है। तो स्किन की परत होने से क्या होता है, हीट एक्सेसिव जो होती है रेडिएट हो जाती है, एक्सेसिव हीट रेडिएट हो जाती है। जब रेडिएशन हो जाएगा तो कोई चीज ठंडी कब कब होती है, जब उसकी हीट रेडिएट हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जब हीट रेडिएट हो गई, हाँ बोलो। हाँ नहीं, देखो कोई आदमी मोटा हो या दुबला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कोटल सैक जो होता है, इसकी स्किन हमेशा स्किन की थिकनेस होती है, इसमें फैट नहीं होती। स्कोटल सैक में केवल एक होता है, स्कोटल सैक की जो मसल्स होती हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। दैट्स व्हाई अगर मान लीजिए हवा का बाहर टेम्परेचर बहुत ठंडक है तो स्कोटल सैक की जो मसल्स होती हैं सिकुड़ जाती हैं, तो स्कोटल सैक सिकुड़ के छोटा हो जाता है, तो उसकी स्किन मोटी हो जाती है, तो हीट का रेडिएशन कम हो जाता है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो उस केस में क्या होगा, स्कोटल सैक की मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, तो पूरा बड़ा लॉन्ग सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें स्किन जो है लूज हो जाएगी, पतली हो जाएगी और हीट आसानी से रेडिएट हो सकेगी। इसीलिए क्या होता है, गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है स्कोटल सैक रिलैक्स रहता है, और विंटर्स में जो सर्दियाँ होती हैं तो स्कोटल सैक श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने से क्या हुआ, ये मोटी थिक परत हो गई, इसके ऊपर जब मोटी परत हो गई तो हीट रेडिएट नहीं करेगी आसानी से, तो उसको ज़्यादा ठंडा होने से बचा लेता है। पर गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्कोटल सैक रिलैक्स कर जाते हैं, और रिलैक्स करने से क्या होता है कि ये स्किन की परत पतली हो गई तो हीट रेडिएट हो जाती है। सिंपली समझ लो, एक गर्म पानी एक ग्लास में रखा हुआ है, अब उस ग्लास को यूं ही रख दो तो क्या होता है, पानी ठंडा क्यों होता है? पानी ठंडा होने की वजह क्या होती है?
गर्म ग्लास में हीट रेडिएट हो जाता होता है। तो स्क्रोटल सैक की जो हीट है, हीट कहाँ से आएगी उसमें? जो हमारी ब्लड सप्लाई जा रही है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ जाती है, तो जब ब्लड सप्लाई जा रही है तो उस ब्लड के साथ जो हीट गई है वो हीट रेडिएट होती जाएगी। तो रेडिएट होने की वजह से ठंडा चीज़ को ठंडा करने के लिए स्क्रोटल सैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1। ओवरी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओवरी के लिए टेम्परेचर रिलेटिवली लेस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी वो बॉडी टेम्परेचर पे ही ग्रो कर जाते हैं, दैट इज 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से फंक्शन रहते हैं। एंड दैट्स वाई oogenesis चूंकि हाई टेम्परेचर पे हो जाती है, इसलिए ओवरी तो एब्डोमेन के अंदर ही रहती है, बट टेस्टिस जो होती हैं ये डिसेंड आउट करके स्क्रोटल सैक में आ जाती हैं और स्क्रोटल सैक में रहती हैं, क्योंकि यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ओनली पॉसिबल एट द रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। एनी कंफ्यूजन? यानी कि oogenesis will be going on, या oogenesis takes place at the relatively high temperature, that is 38-37 degrees centigrade, whereas the spermatogenesis takes place at about 33-34 degrees centigrade. That's why testes are always present in the scrotal sac. यहाँ पर एक चीज है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके केस में स्क्रोटल सैक नहीं होता, उनके केस में बॉडी टेम्परेचर को टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाता है कि इनके बाहर फैट की एक मोटी परत बना दी जाती है, एक टेस्टिस को सराउंड कर दिया था बाय थिक लेयर ऑफ द फैट। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है वो उस फैट की लेयर को क्रॉस करके टेस्टिस तक पहुंच नहीं पाता, तो टेस्टिस बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में ठंडी रहती है। तो जिन एनिमल्स में स्क्रोटल सैक नहीं होता उनके केस में टेस्टिस आर सराउंडेड विद अ थिक लेयर ऑफ द फैट टू prevent the process of the heating, and there is a film of the mucous gland, or you can say the epithelium, which is capable of forming the watery secretions, and because of the evaporation of that water content, the temperature of the chamber, the fat chamber, will be maintained and it will remain lower than that of the rest of the body. हाँ, कुछ कह रहे हो तुम बताओ? क्लियर? अच्छा, तो इसीलिए क्या होता है, ठंडा कैसे? हाँ हाँ भाई भी आ गया, वहीं पे आ रहे हैं। तो होता क्या है कि एब्डोमेन में जो हमारा एब्डोमेन है और स्क्रोटल सैक है, इनके बीच में एक पैसेज होता है छोटा सा। इससे क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस बनती तो एब्डोमेन में है, बाद में वो पैदा होने के बच्चे के बाद में वो डिसेंड करके धीमे धीमे करके स्क्रोटल सैक में आती है। जिस समय स्क्रोटल सैक पे नीचे आती हैं उस अपर्चर के थ्रू, तो उसके बाद क्या होता है कि धीमे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्क्रोटल सैक में ये टेस्टिस परसिस्ट करने लग जाती है, रहने लग जाती है, रुक जाती है, और ये जो पैसेज है ये धीमे धीमे करके श्रिंक करता जाता है। ये कहलाता है इंग्वाइनल कैनाल। तो इंग्वाइनल कैनाल जो होता है, इट इज अ पैसेज बिटवीन स्क्रोटल सैक एंड द एब्डोमिनल कैविटी, एंड ये इंग्वाइनल कैनाल एज बढ़ने के साथ साथ धीमे धीमे नैरो होता जाता है, और जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ये अपर्चर बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटल सैक में परमानेंटली रह जाती है। छोटे बच्चे में क्या होता है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनमें अगर बाहर बहुत सर्दी है तो उस केस में क्या होता है, टेस्टिस विड्रॉ हो जाती है एब्डोमेन में, यानी जो इन्फेंट्स हैं 1-2 महीने 4 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके केस में अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो टेस्टिस एब्डोमेन में विड्रॉ हो जाती है थ्रू दैट इंग्वाइनल कैनाल, और जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा, दे विल पास आउट फ्रॉम द बॉडी। बट जब एज बढ़ जाती है उस समय स्क्रोटल सैक में ही टेस्टिस रहने लगती हैं, वापस जाना उनका बंद हो जाता है और ये अपर्चर बंद हो जाता है। कुछ लोगों में एक्सीडेंटली ये अपर्चर बंद नहीं हो पाता। जिन लोगों में अपर्चर बंद नहीं हो पाता उनके केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि एलिमेंट्री कैनाल इसी पैसेज के थ्रू बाहर निकल आती है, यानी अपर्चर है, इसके थ्रू एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकल आती है, इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है, लटक जाती आगे क्षेत्र डाउनवर्ड है तो ये इंटेस्टाइन इस अपर्चर से बाहर निकल आएगी। तो ये इंटेस्टाइन का बाहर निकलना आना जो होता है, दैट इज द सिम्टम विच इज कॉल्ड एज हार्निया। हार्निया डिजीज बहुत सुनी होगी। तो हार्निया इज एन प्रॉब्लम ऑफ डिसेंडिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, और ये इंग्वाइनल कैनाल की वजह से स्क्रोटल सैक में आ जाती है। तो शुरू की स्टेज में क्या होता है, अगर थोड़ी सी ये खाली टच कर रही तो प्रॉब्लम नहीं आती है, पर एक्सीडेंटली कभी अगर इंटेस्टाइन ज़्यादा निकल कर अंदर आ गई स्क्रोटल सैक में और उसमें फीकल मैटर फंस गया तो इमरजेंसी जनरेट हो जाती है। उस केस में क्या करना पड़ता है कि तुरंत ऑपरेट करके उस इंटेस्टाइन को वापस शिफ्ट करना पड़ता है, वरना जो है वहाँ पर जो अगर फंसी रह जाएगी तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन होने से डेथ हो जाएगी आदमी। तो इसलिए जो है हार्निया जो है अगर अर्ली स्टेज में है तब तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर हार्निया कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड।
और हार्निया इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर और नॉन क्लोजर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल अगर ठीक से बंद ना हो या ठीक छोटी प्रॉपरली बंद ना हो, उस केस में क्या होता है कि इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन हमारी वहीं जस्ट ऊपर पेल्विक गर्डल हमारी ये है, स्क्रोटल सैक पेल्विक गर्डल के नीचे है, तो पेल्विक गर्डल में ही सारी इंटेस्टाइन रखी हुई है, वहीं पर सारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब तो ऊपर ही रखा हुआ है, तो वहीं से स्क्रोटल सैक से इंटेस्टाइन निकल के बाहर डिसेंड कर जाती है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है दैट इज सीवियर पैथोलॉजिकल सिम्टम। नाउ अब आते हैं हम लोग, हाँ हाँ बताओ। अर्ली स्टेज में एक्चुअली होता क्या है, जब जो बहुत अर्ली स्टेजेस में इंग्वाइनल कैनाल प्रॉपर्ली बंद नहीं है, उस केस में अक्सर क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में इंग्वाइनल कैनाल के रीजन में पेन सा फील होगा, हल्का हल्का पेन फील होगा, और उसके बाद कभी कभी पेन का कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कभी एम्प्टी स्टमक में हो जाएगा, कभी किस तरह का होगा। और जब कभी भी इस तरह का पेन होगा तो मतलब इसीलिए कहा यह जाता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ में कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि होगी तो अर्ली चाइल्डहुड में ही होगी और बाद में आते आते 18, 19, 20 साल 25 साल की उम्र तक आते आते एग्रीवेट कर जाएगा सिम्टम ये। तो अगर इस तरह की चीज़ होती है तो अगर आपको लोअर एब्डोमेन में यानी नाभि के बिल्कुल नीचे, अम्बिलिकस पेन बिल्कुल नीचे लोअर रीजन में पेन परसिस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, तो उस केस में यानी स्क्रोटल सैक के ऊपरी पार्ट में अगर पेन फील हो रहा है, देन इट शुड बी एग्जामिन्ड बाय क्वालिफाइड डॉक्टर और उसके बाद उसको रूल आउट किया जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि धीमे धीमे बंद होने का टाइम होता है। कुछ लोगों में जल्दी बंद हो जाती है कैनाल, कुछ में देर में। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल कोट किया था, बच्चों में क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके यहाँ पर जगह खाली होती, एक जो बोन होती है पैराइटल बोन वहाँ नहीं होती है, वो बाद में बनती है। तो बहुत छोटे बच्चों में, जो बच्चे ताजे पैदा हुए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर के हैं, उनके केस में अगर आप यहाँ लगा तो मुलायम पिलपिला दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे करके वहाँ बोन का फॉर्मेशन होता है। ये बोन फॉर्मेशन जो है वो बच्चे के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, नरिशमेंट वैल्यू और कैल्शियम कंटेंट्स वगैरह पर डिपेंड करेगा कि इतनी जल्दी वो बोन वहाँ बनेगी। तो अगर कुछ बच्चों में वो जल्दी बोन कंप्लीट हो जाएगी बन के, कुछ में देर लगेगी। वैसे इंग्वाइनल कैनाल जो है कुछ में जल्दी बंद हो जाएगी, कुछ में टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली धीमे धीमे करके बंद होती है। पर अगर किसी में कोई एंटोमिक, हर आदमी में कुछ न कुछ एंटोमिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, अगर एंटोमिकल डिसऑर्डर की वजह से ठीक से बंद नहीं हुई है, उस केस में क्या होगा कि एडल्ट स्टेज आते आते ये पैनाल अगर प्रॉपर्ली बंद नहीं, देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। नाउ अब आते हैं हम लोग, हाँ बताओ। आप कह रहे थे ना कि जहाँ सर्दियों एरियाज में से ठंडी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो विथड्रॉ हो जाती है टेस्टिस। हाँ, विथड्रॉ नहीं होती है, वो विथड्रॉ बिल्कुल परमानेंटली विथड्रॉ नहीं होती है। एडल्ट बच्चों में जब इंग्वाइनल कैनाल ठीक से बंद नहीं हुई है, उस केस में अब वो आती जाती रहती है टेस्टिस, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इस टेस्टिस का साइज जो बढ़ेगा ना एज के साथ में, तो जैसे जैसे टेस्टिस का साइज बढ़ता जाएगा तो पैसेज नैरो छोटा होता जाएगा, तो उसका लौटना मुश्किल होता जाएगा, तो वो बाद में धीमे धीमे करके फिर परमानेंटली स्क्रोटल सैक में रह जाती है। अगर ठंडक बहुत ज़्यादा है तो केवल क्या होता है, स्क्रोटल सैक श्रिंक कर जाता है। श्रिंक करने से उसका जो टोटल वॉल्यूम है घट जाता है, एरिया घट जाता है, और वो जो एरिया घट गया उसकी वजह से क्या हो, रेडिएशन ऑफ हीट घट जाता है। जब हीट, भाई सरफेस एरिया ही डिपेंड करेगा, लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल द रेडिएशन ऑफ द हीट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी हीट रेडिएशन ज़्यादा होगी। अगर श्रिंक कर गया स्क्रोटल सैक तो सरफेस एरिया घट गया तो हीट रेडिएशन कम होगा, तो वो अंदर ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी। अगर जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये रिलैक्स कर जाएगा स्क्रोटल सैक। जब स्क्रोटल सैक रिलैक्स कर, सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट रेडिएशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जल्दी ठंडी हो जाएगी टेस्टिस। तो इसीलिए बहुत गर्मी में स्क्रोटल सैक्स हमेशा रिलैक्स स्टेज में, और विंटर्स में स्क्रोटल सैक्स हमेशा कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टेज में रहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। जो है सबसे पहले बात आती है टेस्टिस की। टेस्टिस अभी हम लोगों ने बात की थी, दे आर फॉर्म्ड इन लंबर रीजन, और वहाँ से डिसेंड करके ये आते हैं इंग्वाइनल रीजन में। इंग्वाइनल रीजन से पास होते हुए स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। टेस्टिस से जो अभी टेस्टिस के अंदर अभी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो ग्रॉस डिटेल बता रहे हैं। टेस्टिस के अंदर जो बहुत सारी फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, एंड दोज फाइन ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज सेल्स ऑफ लीडिंग, एंड दीज सेल्स ऑफ लीडिंग आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग
a hormone which is called as testosterone. टेस्टोस्टेरोन जो है स्टेरॉयड डेरिवेटिव होता है, स्टेरॉयड जो केमिकल्स होते हैं तो एस्ट्रोजन हो या टेस्टोस्टेरोन हो, ये स्टेरॉयड डेरिवेटिव होते हैं।